स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइव। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और इसी बीच आज पटना में चुनाव आयोग ने राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ एक अहम बैठक की है। राजधानी के होटल ताज में हुई इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार खुद मौजूद रहे हैं। बैठक स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और मीडिया को सीमित प्रवेश की अनुमति भी दी गई थी। आयोग ने इस बैठक में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सभी राजनीतिक दलों से अधिकतम तीन प्रतिनिधियों को शामिल होने की इजाजत दी है। बैठक में चुनावी तैयारियों की समीक्षा के साथ साथ मतदान केंद्रों की व्यवस्था, सुरक्षा, मतदाता जागरूकता और आचार संहिता के सख्त पालन जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। चुनाव आयोग के साथ राजनीतिक दलों की बैठक खत्म होने के बाद वहां से निकले नेताओं ने बताया कि चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों के सुझाव को नोट किया है। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के कई महत्वपूर्ण सुझाव चुनाव आयोग को दिए हैं और बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया है कि हमने आयोग को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि 1 या 2 फेज में बिहार विधानसभा चुनाव कराया जाएगा। उन्होंने ये भी सलाह दी है कि पूरे बिहार में केंद्रीय बल की तैनाती की जाए। चुनाव आयोग को यह भी बताया गया है कि दियारा के इलाकों में बूथ लूटने की घटना भी हो सकती है, वहां किसी भी परिस्थिति में केंद्रीय बल की तैनाती की जाए। बीजेपी ने चुनाव आयोग को ये भी सलाह दे दी है कि पोलिंग बूथ पर जो भी महिलाएं बुर्का में वोट डालने आती हैं उनकी पहचान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा विधानसभा क्षेत्र से जदयू विधायक अशोक चौधरी के खिलाफ जनता का जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला है। क्षेत्र के कई इलाकों में विधायक के लापता होने के पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, जिन पर लिखा है कि 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है, सड़क टूटी, जनता पिसी, माननीय जी गायब। जनता का आरोप है कि विधायक अशोक चौधरी चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र से गायब हो चुके हैं और विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। सड़कें बदहाल अवस्था में हैं और कई पंचायतों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सकरा प्रखंड के मुख्य मार्गों और चौक चौराहों पर चस्पा किए गए इन पोस्टरों से साफ दिखता है कि लोग विधायक की निष्क्रियता से बेहद नाराज हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि विधायक अब अपने बेटे को आगे कर राजनीति में सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि 5 साल तक उन्होंने जनता की सुध तक नहीं ली। जनता के इस उबाल से सकरा सीट पर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। जानकारों का मानना है कि जनता की नाराजगी जदयू के लिए आगामी चुनाव में बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के सकरा विधानसभा क्षेत्र से जदयू विधायक अशोक चौधरी के खिलाफ जनता का जबरदस्त गुस्सा सामने आ रहा है। क्षेत्र के कई इलाकों में विधायक के लापता होने के पोस्टर और बैनर तक लगा दिए गए हैं, जिन पर लिखा हुआ है कि 5 साल में कोई काम नहीं किया गया है, सड़क टूटी हुई है, जनता पिसी है और माननीय जी गायब हैं। जनता का आरोप है कि विधायक अशोक चौधरी चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र से गायब हो चुके हैं और विकास कार्य अभी भी ठप पड़े हुए हैं। वहीं सड़कें बदहाल अवस्था में हैं और कई पंचायतों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सकरा प्रखंड के मुख्य मार्गों और चौक चौराहों पर चस्पा किए गए इन पोस्टरों में साफ झलकता है कि लोग विधायक की निष्क्रियता से खासा नाराज हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि विधायक अपने बेटे को राजनीति में सक्रिय करने में व्यस्त हो गए हैं, जबकि 5 साल तक उन्होंने जनता की सुध नहीं ली। बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक 13 वर्षीय किशोरी की दुष्कर्म के बाद नृशंस हत्या कर दी गई है। ये दिल दहला देने वाली वारदात श्रीपुर पंचायत के अर्जुन टोल गांव में सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को दहशत और गुस्से में भर दिया है। जानकारी के अनुसार किशोरी गुरुवार की शाम खंजापुर मेला देखने गई थी, लेकिन रात तक घर नहीं लौटी तो देर रात तलाश करने और मेला स्थल पर अनाउंसमेंट कराने के बावजूद जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो परिजन चिंतित हो गए और शुक्रवार की सुबह गांव के पास बने पोखर में ग्रामीणों ने उसके शव को देखा है। ये घटनास्थल पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के आवास से कुछ ही दूरी पर है। एक विवाह भवन के पास बताया जा रहा है और इस जघन्य घटना की सूचना मिलते ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए हैं और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लोगों का गुस्सा इतना अधिक था कि उन्होंने पुलिस को शव को पोखर से बाहर निकालने तक नहीं दिया।
आक्रोशित ग्रामीणों ने तत्काल फॉरेंसिक जांच टीम और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना के कई घंटे बीत जाने के बावजूद जांच टीम मौके पर नहीं पहुंची है, जिससे उनकी नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। करीब 3 घंटे से अधिक समय तक ग्रामीण जांच टीम का इंतजार करते रहे हैं। वहीं सूचना मिलने पर मंझौल एसडीपीओ नवीन कुमार और थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार भारी पुलिस बल के साथ में मौके पर पहुंचे हैं और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी लोगों को शांत कराने में जुटे हुए हैं और काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। इस बर्बर वारदात से इलाके में लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और उन्हें कठोरतम सजा दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। रुक करेंगे झारखंड का। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार राज्य के 7 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ एक्शन लेते हुए नोटिस जारी कर रहे हैं। दरअसल ये एक्शन उन दलों के खिलाफ लिया गया है जिन्होंने पिछले 3 साल से न तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट दी है और न ही चुनाव खर्च का ब्यौरा दिया है। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उन 7 पार्टियों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 5 पार्टियां रांची की है और एक पार्टी चतरा और पूर्वी सिंहभूम की है। जानकारी के मुताबिक रांची की झारखंड क्रांतिकारी पार्टी, झारखंड पार्टी और लोक जन विकास मोर्चा, राष्ट्रीय देशज पार्टी और राष्ट्रीय संगाइल पार्टी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो वहीं पूर्वी सिंहभूम की झारखंड पीपल्स पार्टी और चतरा की राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा को नोटिस के जरिए ये सूचित किया गया है कि वे अपने अस्तित्व एवं कामकाज के संबंध में समय पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष शपथ पत्र एवं आवश्यक साक्ष्यों के साथ अपना पक्ष रखें। इसी के साथ नोटिस में ये भी स्पष्ट किया गया है कि अगर तय समय सीमा के भीतर राजनीतिक दलों का जवाब नहीं मिलता है तो ये मान लिया जाएगा कि पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, जिसके बाद इस आशय की सूचना भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी जाएगी। इसी क्रम में सीईओ के रवि कुमार के कार्यालय से सूचना मिली है कि भारत निर्वाचन आयोग ने साफ कह दिया है कि इन 7 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने 3 वित्तीय वर्षों का वार्षिक अंकेक्षित खाता संबंधी विवरणी आयोग को नहीं भेजा है। इसके साथ भारत निर्वाचन आयोग के संज्ञान में आया है कि उपरोक्त राजनीतिक दलों ने निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिया है, लेकिन निर्धारित समय के अंदर यानी विधानसभा चुनाव के बाद 75 दिन एवं लोकसभा चुनाव के बाद 90 दिनों के भीतर अपना व्यय विवरणी आयोग को नहीं सौंपा है। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के अंतिम दिन शुक्रवार शाम विसर्जन के मौके पर चंद्रशेखर आजाद क्लब समिति ने एक भव्य शोभा यात्रा निकाली है। इस दौरान मां दुर्गा की पारंपरिक विदाई के मौके पर हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने शोभा यात्रा का जायजा लिया है और मौके पर ही समिति अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ता रमेश सिंह से बातचीत कर पूरे आयोजन से रूबरू कराया है। अभी देखिए क्या कुछ खास सामने आया है। रांची के हिरालाल चौक पर चंद्रशेखर आजाद क्लब के यहाँ पर दुर्गा पूजा पंडाल का विसर्जन समारोह है। आज यहाँ पर दुर्गा माँ की मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा है। आइए हम देखते हैं किस तरीके से विसर्जन पारंपरिक तरीके से किया जा रहा है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से आज विसर्जन की जा रही है माता रानी, और माता रानी के विदाई के मौके पर आज राजधानी रांची में मेन रोड पर सैकड़ों की भीड़ यहाँ पर पहुंची है। यहाँ पर माता रानी की विदाई का ये मौका है जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे हैं। न सिर्फ माता रानी बल्कि उनके साथ बाकी अन्य मूर्ति भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गणेश और बाकी मूर्तियां भी नजर आ रही हैं। सभी को एक साथ विसर्जित करने के लिए यहाँ पर खासतौर पर पूरी तरीके से रख दिया गया है और हर्ष और उल्लास के साथ माता रानी की विदाई की जा रही है। भाजपा कार्यकर्ता नेता रमेश सिंह के इस पंडाल, जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद पंडाल समिति के दुर्गा पूजा का ये समापन समारोह आज इस नवरात्र
नवरात्र के मौके पर हम आपको दिखा रहे हैं। यकीनन माता रानी की विदाई के मौके पर ये पंडाल पूरी तरह से सूना नजर आ रहा है, जहां पर 10 दिनों तक लोगों का यहां पर आगमन रहा। माता रानी को यहां पर देखने के लिए लोग पहुंचे, तो अब जो है सो अगले साल फिर माता रानी आएंगी और फिर नवरात्र के मौके पर इसी तरह धूमधाम से माता रानी का स्वागत किया जाएगा, पूजा की जाएगी, जहां की हम आपको नजारे दिखाएंगे। फिलहाल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति, रांची से नमस्कार। राजधानी रांची और हजारीबाग समेत झारखंड के कई जिलों में आज भी मूसलाधार बारिश को लेकर मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस दौरान मेघ गर्जन, तेज हवा और वज्रपात का भी आशंका जताई जा रही है। मौसम केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड के मौसम में ये बदलाव बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से हो रहा है। इसी बीच तेज बारिश का कहर भी हजारीबाग जिलेवासियों की जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर रहा है। और दरअसल बीते गुरुवार को छड़वा डैम का एक फाटक क्षतिग्रस्त हो गया था, तो वहीं 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से डैम में पानी का स्तर तेजी से बढ़ा है और फाटक पर अत्यधिक दबाव पड़ा है, जिसके कारण पानी फाटक के ऊपर से बहने लगा है। कई घंटों तक होने वाली भयंकर वर्षा से निचले इलाकों में भी बाढ़ और हादसे का खतरा गहरा गया है। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर सुरक्षा का जायजा लिया है और छड़वा डैम पर दबाव कम करने के लिए एहतियातन पानी छोड़ा गया है। इसके अलावा एक बड़ी सूचना भी मिली है कि फाटक टूटने के बाद डैम में पानी का स्तर घटकर केवल 23 फीट तक रह गया है, जिससे भविष्य में जल संकट और मछली पालकों के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक शहर के कई निचले इलाकों में जैसे विष्णुपुरी, शिवदयाल नगर, शिवपुरी, यशवंत नगर, बैंक कॉलोनी के कई घरों में बारिश का पानी भर गया है और कच्चे मकान ध्वस्त हो गए। झारखंड में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और विभिन्न जगहों में बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जिसे लेकर आज रांची स्थित मौसम केंद्र पहुंची हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने मौसम वैज्ञानिक उपेंद्र श्रीवास्तव से ताज़ा जानकारी लेते हुए विस्तार में चर्चा की है। आप भी देखिए पूरी बातचीत। इस वक्त हम पहुंचे हैं राजधानी रांची स्थित मौसम केंद्र, जहां पर हमारे बीच मौजूद है मौसम को लेकर जानकारी देने के लिए, झारखंड के मौसम को लेकर पूरी विस्तार में जानकारी देने के लिए मौसम विज्ञानी उपेंद्र श्रीवास्तव। आइए मिलते हैं उनसे। सबसे पहले एपीएन में स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जिस तरीके से मौसम झारखंड में अभी पिछले 2 से 3 दिन के अंदर देखने को मिला, सामान्य से काफी ज्यादा अधिक बारिश हुई और मानसून के बाद भी मौसम खत्म होने के बाद भी मानसून का असर जो अभी तक राज्य में है, कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति भी पनपी है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो मूसलाधार बारिश 2 से 3 दिन के अंदर हुई है, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या आगे भी इसी तरह से बारिश का कहर रहेगा राज्य में? जहाँ तक बारिश की बात है, बंगाल की खाड़ी में पिछले 3-4 दिनों से जो हलचल हुई थी, जिसका झारखंड पे प्रभाव पड़ा, चूँकि एक वेल मार्क्ड लो डिप्रेशन एक्चुअली बना था, एक सिस्टम स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना था, जिसके कारण बारिश हुई थी। और वो आज की स्थिति, आज के दिन की अगर हम बात करें तो वो वेल मार्क्ड लो, माने डिप्रेशन से कमज़ोर होकर के वेल मार्क्ड लो में कन्वर्ट हुआ है और वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में कल जो आपको बारिश देखने को मिली, खास करके जो हमारा उत्तर ये नॉर्थ वेस्टर्न झारखंड का जो इलाका था, गढ़वा, पलामू, चतरा वगैरह में खूब बारिश मिली। और खास करके गढ़वा की अगर हम बात करें तो कल पिछले 24 घंटे में कम से कम 5-6 जगहों पे हैवी रेनफॉल देखने को मिला है। अभी अब बिल्कुल नहीं है। आज कम से कम ये जो हमारा उत्तर पूर्वी झारखंड के जो जिले हैं, वहाँ पे 1-2 जगहों पे हैवी रेनफॉल की संभावना बन रही है, लेकिन उसके बाद बारिश बिल्कुल कम जाएगी और 7 तारीख से धीरे धीरे कम हो जाएगी। रांची के मौसम पर क्या कहेंगे आप? रांची में जो मौसम है, ये ऐसा अभी फिलहाल का मौसम ऐसा ही रहने वाला है अक्टूबर में? अक्टूबर की बात अभी इतना ये नहीं है, हम लोग 1 सप्ताह आगे की बात केवल करेंगे अभी। अभी आज के बाद से बहुत सामान्य हो जाएगा, बारिश वगैरह थम जाएगी और काफी धीरे धीरे कम होगी बारिश। रह गया है, लेकिन हम आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे, जिस तरीके से पूरे झारखंड में भारी बारिश की वजह से पिछले 2 से 3 दिन के अंदर की स्थिति हजारीबाग, चतरा, पलामू, गढ़वा में हुई, इसके कारण बाढ़ जैसी संभावनाएं बनी रही थी, जिसके कारण कहीं न कहीं लोगों में काफी ज्यादा चिंता बनी
बनी हुई थी, क्या मौसम ऐसे ही बरकरार रहेगा, मौसम मानसून खत्म होने के बाद भी क्या बारिश का दौर बना रहेगा। तो हमने आपको जानकारी दे दी है कि मानसून पूरी तरह से खत्म होने के बाद जो ये बारिश का दौर था, ये लगभग समाप्त के दौर पर आ चुका है। फिलहाल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ APN न्यूज से मैं धृति, रांची से। नमस्कार। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नामकरण को लेकर चल रहा विवाद अब अंतिम चरण में पहुंचता हुआ दिख रहा है। शनिवार को आयोजित हुई अहम बैठक में महाराष्ट्र सरकार, सिडको के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और आगरी कोली समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव रखा गया है कि हवाई अड्डे का नाम लोकनेता DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा जाएगा। दरअसल आगरी कोली समाज लंबे समय से मांग कर रहा है कि इस हवाई अड्डे का नाम किसानों के नेता DB पाटिल के नाम पर रखा जाए। उनका कहना है कि DB पाटिल ने किसानों की जमीन और अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया था। कुछ माह पहले इस मुद्दे पर नवी मुंबई और पनवेल क्षेत्र में कई बार आंदोलन भी किए गए थे। शिवसेना और NCP पहले से ही इस नाम का समर्थन कर चुके हैं। वहीं राज्य सरकार के मंत्रियों ने भी इस पर सकारात्मक रुख दिखाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दिया है कि सरकार जनता की भावनाओं का सम्मान करेगी और अंतिम निर्णय जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। बैठक के बाहर भी आगरी कोली समाज के बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे और उन्होंने नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी थी कि यदि हवाई अड्डे का नाम DB पाटिल के नाम पर घोषित नहीं किया गया तो वे बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। सीएम साहब का कहना उचित नहीं है। कृषि समिति यदि सीएम साहब के मिलके सीएम साहब ऐसे बोल रहे हैं कि अभी DB पाटिल साहब का नाम एयरपोर्ट में हम लोग देने वाले हैं, तो 8 तारीख को जब मोदी साहब यहाँ पे आने वाले, उसी टाइम मोदी साहब ने उद्घोषणा करने मांगते हैं इस नाम की। क्या राजनीति लगती है आपको अगर इस तरह का वातावरण बना हुआ है? ये सब पॉलिटिकल जुमला है। आने वाले 3 महीना में इलेक्शंस है, म्यूनसिपलिटी के, जिला परिषद पंचायत समिति के, इसलिए वो एक्सटेंड करने की बात कर रही है। CSMT से पनवेल जा रही एक लोकल ट्रेन के मोटरमैन की अचानक तबीयत बिगड़ने से मोटरमैन ने समझदारी दिखाते हुए बेलापुर स्टेशन पर ट्रेन को रोक दिया है और एक बड़ा हादसा टल गया है। इस घटना के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से पनवेल के बीच रेल सेवा कुछ समय के लिए बाधित रही है। लोकल ट्रेन बेलापुर स्टेशन पर लगभग 20 से 25 मिनट तक खड़ी रही है। ये घटना रात करीब 11 बजे की है। वहीं लोकल ट्रेन जैसे ही बेलापुर स्टेशन पर पहुंची है, मोटरमैन को अचानक से बेचैनी महसूस हो गई। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए उसने तुरंत ही ट्रेन को रोक दिया है और इस दौरान स्टेशन पर ही उसने प्राथमिक उपचार दिलाया गया है। रेलवे प्रशासन ने दूसरे मोटरमैन की व्यवस्था की है और ट्रेन को आगे भेजा गया है। वहीं बीमार मोटरमैन को तुरंत ही MGM अस्पताल में भर्ती किया गया है और रेलवे सूत्रों के अनुसार उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। आपको बता दें कि मुंबई में एक मोटरमैन की समझदारी से एक बड़ा हादसा टल गया है, जहां पर मोटरमैन की तबीयत खराब होने से उसने लोकल ट्रेन को पहले ही रोक दिया है और बेलापुर स्टेशन पर ये ट्रेन लगभग 20 से 25 मिनट तक खड़ी रही है और किसी भी तरह का हादसा ना हो इसलिए उसने ट्रेन को रोक दिया है। आपको बता दें कि यह घटना रात करीब 11 बजे की है और लोकल जैसे ही बेलापुर स्टेशन पर पहुंची, मोटरमैन को अचानक से बेचैनी महसूस हुई और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए उसने तुरंत ही ट्रेन को रोक दिया। ठाणे जिले के शाहपुर तालुका के दापुर मॉल गांव, जो कि नासिक और पालघर की सीमा पर बसा हुआ है, आज़ादी के 77 साल बाद भी सड़क और पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। लेकिन 30 सितंबर को यहां एक ऐतिहासिक घटना हुई है, जब इस गांव ने पहली बार न्यायाधीश को अपने दरवाजे पर देखा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठाणे जिले के इस बेहद दुर्गम इलाके की दयनीय स्थिति पर संज्ञान लिया है। आदेश के बाद ठाणे जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश रविंद्र पाजनकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम के साथ दापुर मॉल पहुंचे हैं। यहां पहुंचना आसान नहीं था। कसारा से 14 किलोमीटर दूर सहाद्री की पहाड़ियों में बसे ठाकुरपाड़ा और खोरगे डेवाड़ी तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है। पाजनकर को पुलिस की गाड़ी से मालगांव तक जाना पड़ा, लेकिन आगे 5 किलोमीटर की फिसलन भरी पगडंडी उन्हें पैदल ही पार करनी पड़ी। 3 पहाड़ चढ़ने उतरने और पगडंडियों से गुजरते हुए वे ग्रामीणों तक पहुंचे हैं। यहाँ की आज़ादी करीब 273 है।
बांध पास होने के बावजूद लोग पानी के लिए रोजाना भटकने को मजबूर हो चुके हैं। बच्चों की पढ़ाई कठिन परिस्थितियों में होती हैं और महिलाएं और बुजुर्ग रोजमर्रा की परेशानियों से यहाँ पर जूझ रहे हैं। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में महिला स्वसहाय समूहों को उन्नत करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए आज फ्लिपकार्ट के माध्यम से कैसे महिलाएं अपना उत्पाद विश्व भर में बेच सकती हैं, इसको लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भारत सरकार भी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक देश भर में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएं, जिनमें से अब तक 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। वहीं प्रदेश में भी अब तक 24 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की महिला स्वसहायता समूह का उत्पाद अब ऑनलाइन के माध्यम से विश्व भर में विख्यात होगा और उनकी आर्थिक प्रगति भी होगी। कार्यक्रम में पहुंचे फ्लिपकार्ट के मुख्य कॉर्पोरेट अफेयर्स अधिकारी रजनीश कुमार ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत सी महिलाएं फ्लिपकार्ट का उपयोग कर अपना उत्पादन बेच रही हैं और आगे और महिलाएं किस प्रकार से फ्लिपकार्ट से जुड़कर अपना उत्पाद बेचें, उसके लिए एक कार्यशाला रखी गई है। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग का एक अच्छा प्रयास है। यहाँ पर फ्लिपकार्ट के हमारे अधिकारी आए हैं और यहाँ पर प्रदेश भर की हमारी महिला स्वसहायता समूह की बहनें आई हैं, जिसमें अधिकांश लखपति बन चुकी हैं और करोड़पति बनने की ओर प्रयासरत हैं और उनको और अच्छा मार्केट मिले और मोबाइल के माध्यम से अपने सामानों को बेच पाएँ, इसलिए आज फ्लिपकार्ट का यहाँ पर कार्यशाला है और उसको ठीक से सीखेंगी समझेंगी तो और अच्छा उनको मार्केट मिलेगा। कहे कि कोई भी बिजनेस में और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में और छोटे बिजनेस में मार्केट नहीं मिलने से वो फेल हो जाता है, लेकिन अब हमको लगता है कि ये कार्यशाला का काफ़ी कारगर होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, लेखक और चिंतक राम माधव की किताब द न्यू वर्ल्ड 21 सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया का आज विमोचन विश्राम गृह रायपुर में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की मौजूदगी में किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, लेखक और चिंतक राम माधव ने कहा कि आज दुनिया तेजी से बदल रही है और हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं जो पिछली शताब्दी से बिल्कुल अलग है। ये नई सदी आर्थिक प्रगति और तकनीकी क्रांति का उदाहरण है। वे साहित्य अकादमी, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद और छत्तीसगढ़ यंग थिंकर्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित उनकी पुस्तक द न्यू वर्ल्ड 21 सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया पर आयोजित विशेष व्याख्यान में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि डॉक्टर राम माधव की पुस्तक से एक नई विचारधारा यात्रा प्रारंभ होती है और केंद्रीय गृह मंत्रालय दोनों के विशेष प्रयास के चलते नक्सल आंदोलन पर पिछले 2-3 वर्षों में जो अभूतपूर्व सफलता सरकारों को प्राप्त हुई है, उसके लिए हम स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को और राज्य सरकार, यहाँ के पुलिस प्रशासन व्यवस्था को बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आदरणीय रमन सिंह जी यहाँ हैं। उनके कार्यकाल से लेकर कितना ये संघर्ष चलता रहा है वो हम सब देखा है। आज लगता है कि नक्सली समस्या से, जैसे कुछ वर्ष पहले 1-2 दशक से पहले तेलंगाना आंध्रा मुक्त होने के रास्ते पे आगे बढ़े हैं, ऐसा छत्तीसगढ़ भी बहुत जल्दी इस समस्या से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। वैसे तो गृह मंत्री जी ने, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा कि मार्च 26 तक सशस्त्र जो नक्सली आंदोलन है वो समाप्त हो जाएगा। मुझे लगता है कि वह जरूर पूर्ण होगा। नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का एक चित्र हम जल्दी देख पाएंगे, ऐसे हमें पूरी आशा है। कोंडागांव ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पुसावंड में ग्राम सभा के आयोजन के दौरान ग्रामीणों का कहना है कि सचिव न केवल नशे की हालत में ग्राम सभा में उपस्थित हुए हैं, बल्कि सभा के दौरान उनसे जब पिछले कार्यों का लेखा जोखा और वर्तमान में प्रस्तावित कार्यों की जानकारी मांगी गई है तो उन्होंने किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया है।
ग्रामीणों ने बताया कि सचिव बार बार बहस करने लगे और प्रश्नों को टालते रहे। जब इस पर कई ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज कराई तो सचिव ने लापरवाह रवैया अपनाते हुए कहा कि मैं पी कर आया हूं तो मेरा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे यहां से हटा दिया जाएगा। सचिव की इस टिप्पणी से ग्रामीण और भी ज्यादा आक्रोशित हो उठे हैं। ग्राम और सभा अध्यक्ष और सरपंच ने भी सचिव की हरकत पर नाराजगी जाहिर की है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। रायसेन जिला के एक दिवसीय दौरे पर आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। रायसेन के अल्प प्रवास के दौरान उन्होंने क्षेत्रीय कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की है और प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार पर गंभीर मुद्दों को लेकर कड़ा प्रहार भी किया है। उनके निशाने पर खासतौर पर छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत का मामला और किसानों से जुड़ी एमएसपी तथा भावांतर योजना रही है। वहीं छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले पर बोले हैं, जांच से पहले क्लीन चिट आखिर कैसे दे दी गई। दिग्विजय सिंह ने छिंदवाड़ा में कथित तौर पर कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत की घटना को गंभीर बताया है। उन्होंने इस मामले में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दी गई क्लीन चिट पर तीखी आपत्ति भी जताई है। स्टेट लाइव में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।